अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम महज अब एक सियासी दावा नहीं रहा बल्कि एक बयानियाती तजाद की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां बानी पीटीआई की सेहत को एक संजीदा इंसानी मामला बनाने की बजाय एक सियासी प्रेशर टूल के तौर पर, ये टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि इत्तलात के मुताबिक खुद अलीमा खान की जानिब से भी मेडिकल बोर्ड की तश्कील और तरीक़ाकार पर बार बार एतराज़ात और तजावीज़ सामने आती रही, जिससे बानी पीटीआई के तिब्बी अमल में गैर ज़रूरी ताख़ीर और कन्फ्यूजन पैदा हुई। जबकि दूसरी जानिब रियासती सतह पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों के नतीजे में बिलाखिर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुमकिन हुआ और हुकूमत ने किसी सियासी नुमाइंदगी की बजाय एक आज़ाद और गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर खुद जेल जाकर बानी पीटीआई का जो मेडिकल चेकअप है वो कराया, जो इस दावे को कमज़ोर करता है कि हुकूमत इलाज में रुकावट डाल रही है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मुनज़्ज़म अंदाज में यह बयानिया फैला रहा है कि बानी पीटीआई का मुआयना खुफिया रखा गया और हुकूमत बानी पीटीआई के सेहत पर हक़ाइक़ को छुपा रही है। इस बयानिए के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में अवामी एहतजाज, सड़कों की बंदिश और इदारा जाती दबाव की सूरत हाल पैदा हुई। हत्ता कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस एहतजाज पर बरहमी का इजहार किया। मजमूई तौर पर इस पूरे मंजरनामे से यह तासुर मजबूत होता जा रहा है कि मसला असल में बानी पीटीआई के इलाज का नहीं बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव की फॉर्मेशन का है, जहां तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की सेहत को एक तिब्बी मसले की बजाय एक तहरीकी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके हुकूमत पर दबाव और अवामी जज्बात को मुतहर्रिक करने की हिकमत अमली अपना रही है। यानी ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के सेहत पर अपनी सियासत को तरजीह दे रही है। और आज सारे तनाजुर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे हैं। अब इस पूरे मामले पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस बयान ने एक बुनियादी नुक्ता वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई के सेहत का मसला दरअसल तिब्बी लिहाज से कम और सियासी लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अलीमा खान की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीलियाँ की गई, जिसके नतीजे में इलाज का अमल गैर फितरी ताख़ीर का शिकार हुआ और फिर इसी ताख़ीर को बुनियाद बनाकर यह बयानिया तश्कील दिया गया कि हुकूमत दानिस्ता बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट डाल रही है और यूँ एक इंतज़ामी मसले को शऊरी तौर पर सियासी मज़लूमियत के फ्रेम में डालकर अवामी हमदर्दी जो है समेटने की कोशिश की गई। हालांकि अमली सतह पर हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर खुद बानी पीटीआई का मुआयना कराया, जो तहरीक इंसाफ के इस बयानियों को कमज़ोर करता है। जबकि दिलचस्प पहलू यह है कि पार्टी की आला क़यादत खुद इस तिब्बी अमल से मुतमईन दिखाई देती है। जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट्स में सामने आया कि बानी पीटीआई के मुआयने पर डॉक्टर्स के जो पैनल है उसने पीटीआई वफ्द बशमूल बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से बराह रास्त गुफ्तगू की। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन को भी वीडियो कॉल पर शामिल किया गया और तमाम डॉक्टर्स ने सेहत के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। हत्ता कि खुद बानी पीटीआई ने बिनाई में बेहतरी पर सरकारी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। यानी अब यह वाज़ेह हो रहा है कि असल कशमकश इलाज पर नहीं बल्कि बयानिए पर कंट्रोल की है और एक तरफ रियासती सतह पर तिब्बी अमल मुकम्मल हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी तौर पर इसी अमल को मुतनाज़ा बनाकर इसे सियासी हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब तो बानी पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात पर भी तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो पसपा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को अडियाला जेल में फराहम की जाने वाली जो सहूलियत ताल्लुक केस की समाअत के दौरान जेल इंतजामिया की जानिब से तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल में एक मखसूस कंपाउंड में रखा गया है जो 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। उनके सेल के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी मौजूद है, जबकि कंपाउंड के साथ एक लॉन भी मुंसलिक है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को लॉन में चहलकदमी की सहूलत हासिल है, जहां वो किताबें और अखबारात पढ़ते हैं और धूप भी सेकते हैं। कंपाउंड में मजमूई तौर पर 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जा रही है और उन्हें बेहतर क्लास की सहूलत फराहम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान भी फराहम किया गया, जबकि खुराक के हवाले से रिपोर्ट ये बताती है कि बानी पीटीआई को नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स और अनार का जूस मिलता है। जबकि दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, मटन, सलाद और अचार के अलावा बाज़ औक़ात आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल भी दी जाती है। इसके अलावा बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, इसी तरह खजूर, केला और सेब पर मुश्तमिल शेक भी फराहम किया जाता है। जेल हुक्काम के मुताबिक तमाम सहूलियात जेल कवानीन के तहत फराहम की जा रही हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम मौजूद है। अब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की बैन सेहत के मसले के जरिए बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करना चाहती है। और इस हवाले से साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी ये दावा किया है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से बात की और मोहसिन नकवी हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन आज साबिक वज़ीर आला के इस बयान पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रद्दमल देते हुए कहा तक बात गंडापुर साहब की है तो मैं हमेशा से यकीन रखता हूं कि किसी भी मसले का हल बातचीत है, लेकिन एनआरओ वाली बातचीत मुझसे मैं दूर हूं क्योंकि एनआरओ वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, इस पर गंडापुर साहब ने क्या कहा था और मोहसिन नकवी साहब ने जो रिस्पॉन्स दिया ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। लेकिन एनआरओ वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। द डे वाज फुल ऑफ हैपनिंग्स। आज तो बहुत हैपनिंग रही, पेशावर हाई कोर्ट से लेके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई डिटेल्स, उसके बाद बैक टू बैक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये इस्टेब्लिश करती हैं कि इसके ऊपर अननेसेसरीली कोई पॉलिटिक्स हो रही है या पॉलिटिकल नैरेटिव क्राफ्ट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। यू एग्री विद दिस? सबसे पहले तो मैं आपके वन साइडेड एंड प्रेजुडिस इंट्रो और पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। इट इज टोटली रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसमें जो हमारी तरफ से जो हमारा मौक़िफ़ है पार्टी का वो नहीं दिया गया, तो बैलेंस करना एक साफ़ी का काम होता है। एनीवेज क्योंकि फैसल साहब आप बैठे हुए आप बैलेंस कर लेंगे, आई एम श्योर। जी, लेकिन ये आपका भी काम होता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग टू अ पार्टी, आई एम टॉकिंग टू जर्नलिस्ट हु इज बिलीव्ड टू बी बाय पार्टिजन। बहरहाल देखें, इशू ये है कि जो पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को आके ये स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। मीनिंग दरबार के गवर्नमेंट दबाव में है और जो उन्होंने रॉन्ग डूइंग्स की हैं, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है इमरान खान साहब के इलाज को लेके, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं बनी और उन्होंने इसको जो है सियासत ज़दा किया है। इमरान खान साहब का जो आँख का इशू है ये पिछले साल शुरू हुआ और 2-3 महीने की शिकायतों के बाद अगस्त सितंबर में जाके उनका चेकअप करवाया गया। फिर वहाँ पे उनको सिर्फ कतरे डाले गए और जिससे ये मामला इधर तक पहुंचा कि 24 जनवरी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा और इंजेक्शन देना पड़ा, यानी उनका रेटिना जो है वो डैमेज हो गया था। और अगर वो टाइमली इलाज होता तो ये मामला इस हवाले से जो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा है देवर ऑन बोर्ड, बैरिस्टर गौहर का नाम लिया है, अलामा राजा नासिर अब्बास का लिया। फिर वो कहते हैं जो जाती मौलजीन है उनके वो भी वीडियो कॉल के ऊपर भी साथ थे। फिर बानी पीटीआई हिमसेल्फ वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस, इवन उन्होंने डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया है। तो ये जो नेग्लिजेंस की है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुकूमत ने, उसका तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा, उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि जो मेडिकल बोर्ड बना उसकी तश्कील पे रिजर्वेशंस का इजहार अलीमा बीबी करती रही। जो डिले उन्होंने कॉज किया उसका कोई जवाब वो नहीं दे सके सेटिस्फैक्ट्री, और उन्होंने मामले को सियासत की तरफ मोड़ा है, जो कि एक गलत बात है। अलीमा बीबी के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्होंने उनका जो कद है वो तो डेफिनेटली बड़ा किया है। जहाँ तक बात है मेडिकल बोर्ड बनाने की, मेडिकल बोर्ड और ये इलाज बहुत देर से शुरू हुआ है। अगर पहले हुआ होता तो ये मामला जो है वो नहीं होता। किसी भी सियासी शख्सियत की जो उसके साथ मसला हो, चाहे वो सेहत से जुड़ा हो या जो भी हो, वो फिर सियासी होता है। उसको अगर ये कहें कि आप सियासत से दूर ले जाएं, तो जो 4 महीनों से आपने मुलाकातें बंद की हुई हैं, एक्सेस बंद की हुई है और बीच में बार बार रिजर्वेशन का इजहार के बावजूद जो उनके साथ हुआ है, जो उनकी आंख को नुकसान पहुंचा है, तो डेफिनेटली इस पे एक रिएक्शन जो है वर्कर्स का या फैमिली की तरफ से आना जो है वो था। जो आप बार बार जिसको आप बड़ा जोर तरीके से पेश कर रहे हैं, वो तो परसों की बात है। वो तो जब एक मेडिकल बोर्ड बना और उन्होंने आके वो रिपोर्ट जो उन्होंने की है, उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे इमरान खान साहब की आई जो है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एडमिट किया और फिर ये सारा मामला हुआ। और जो गवर्नमेंट का तो ये काम ही नहीं है, ये तो जेल सुप्रिटेंडेंट का काम है जो लीगली। अच्छा, अब फैसल जिस दिन बानी पीटीआई को हॉस्पिटल ले जाया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बैरिस्टर अकील मलिक का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हुकूमती वर्जन ये है कि उस रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बताया गया था लेकिन वो आए नहीं। और फिर मुतअद्दिद दफ़ा हमने ये देखा है कि बैरिस्टर गौहर हो या दीगर वो अवॉइड करते हैं कि अगर जाएंगे सिचुएशन तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो ट्रॉल करेगा।
या वहाँ पे जो है वो तो हजीमत उठाना पड़ेगी? लेकिन नून लीग के फुप्पी के पुत्र तो है नहीं पीटीआई वाले जिनको इन्होंने इन्फॉर्म किया, वो नहीं आए तो नाम लेना उनका, कि जिसको इन्होंने बैरिस्टर बताया गौर तो का वो नाम नहीं लिया आया। उन्होंने, बैरिस्टर गौर है। नहीं नहीं यार, बैरिस्टर गौर का नाम अकील ने नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। क्यों आप गलत बात मंसूब कर रहे हैं उनसे? ये तो अभी उन्होंने कहा है कि जो अलामा नासिर अब्बास और गौर को और महमूद खान अचकजई को बुलाया था, ये जो अभी रिसेंटली परसों की बात है, जहाँ पे मेडिकल बोर्ड गया है और इमरान नहीं खान से कब चेकअप बिल्कुल किया है। फैसल साहब, बिल्कुल ये है, लेकिन जिस दिन फर्स्ट टाइम उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं बैरिस्टर अकील हाँ, मलिक उस का वक्त ये गौर स्टेटेड साहब को पोजीशन या है। किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, अकील का ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी था, इनफैक्ट सबसे पहले उन्होंने एक शो में हम दोनों इकट्ठे थे, तो मैंने कहा अकील को कि आप उनका नाम लें, आप क्यों उनसे वाई वाई डू यू शाय है कि आप उनको नाम लें जिन लोगों ने किया, और जिन्होंने नहीं वहाँ पे किया है, जाना पसंद नहीं किया इतनी बड़ी खबर के बाद, तो उनका नाम तो एक्सपोज होना चाहिए। खैर एनीवेज, तो उन्होंने देखिए क्या कहा फिर? मामला ये अभी तो उन्होंने कंफर्म किया ना कि पीटीआई के लोगों से राब्ता हुआ था या नहीं, उनको उन्होंने बुलाया? नाम नहीं लिया। ठीक, नाम नहीं लिया, लेकिन ये खबर कंफर्म है कि लोगों को बुलाया था, वो गए नहीं। ये कैसे कंफर्म है जब नाम के बगैर तो खबर वो है काम का। मैं भी कह दूं कि मुझे भी कंफर्म है कि रेहान और मैं ये कर रहे थे, यार मैंने रेहान को ये कहा, तो फिर कंफर्म तो नहीं होगी ना। यार ये आप ये खबर ही देखिए मशकूक इसका समझ रहे हैं, आप समझते हैं हुकूमत ये नैरेटिव क्राफ्ट हाँ कर रही नहीं है। है काम का, ये है उस वक्त भी इन्होंने किया। इनफैक्ट जो रूल 759 है, 795, उसके तहत तो ये फैमिली को बताने के पाबंद थे, तो उन्होंने नहीं बताया और इन्होंने वायलेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और जो प्रिजन रूल्स हैं उनकी भी, और इमरान खान साहब की भी बीमारी को उन्होंने छुपाया, जिसकी वजह से ये जो है रिएक्शन आया। बाकी उसकी हैंडलिंग पॉलिटिकल साइड पे पीटीआई में भी कन्फ्यूजन है, उनकी लीडरशिप जो है फैसला नहीं ले सकी टाइमली, उन्होंने भी मिस हैंडल किया है इस चीज़ को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था। एहतजाज धरनों की बजाय अगर कमेटी बनती जो कि हुकूमत से एंगेज होती, वो ज़्यादा बेहतर होता। तो और फौरी तौर पे जो इमरान खान साहब की सेहत जो है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, सेहत और ज़िंदगी के मसाइल हों तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो एक अलग बात है कि पीटीआई की क़यादत ने इसको कैसे हैंडल किया, उस पर मेरी भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको फैसले लेने चाहिए, और फैसले लेने से उनको बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए, ना पब्लिक क्रिटिसिज्म से डरना चाहिए, ना किसी और प्रेशर से। जब इमरान खान साहब की ज़िंदगी सेहत का सवाल है तो फिर तो कोई दूसरी बात सोचनी नहीं चाहिए थी। इट सीम्स एज इफ पीटीआई इज वेरी मच डिवाइडेड ऑन दिस। अब आप गंडापुर साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनवाया, सुहेल आफरीदी साहब भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको, जरा वो भी चलवा देते हैं व्यूअर्स के लिए भी। सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा, सुनवाइएगा जरा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जितनी रिहाई की कोशिश की इमरान खान के हवाले से, इतनी पीटीआई में भी किसी ने नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें की वो पूरी दुनिया के सामने हैं, उन्होंने शहादतें दी हैं। मेरे ख्याल में ऐसे स्टेटमेंट से जो है इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वर्कर्स के दिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए नफरत पैदा होती है। देखिए वैसे ये चीफ मिनिस्टर केपीके का स्टेटमेंट है, और फिर सोशल मीडिया पे भी जो पीटीआई के लोग हैं वो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि गंडापुर साहब जो है वो कोई पार्टी के साथ कोई वफा नहीं कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा तासुर बन रहा है। नहीं, तो फजूल बात है, गद्दारी के सर्टिफिकेट तो नहीं मांगने चाहिए। गुजारिश बड़ी सीधी सी है, अली अमीन के पास कोई चीज़ अब मजीद लूज करने के लिए तो है नहीं, वो तो बात करेंगे, और उन्होंने कोशिश की भी थी, बड़ी एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा कोशिश की थी, और मोहसिन नकवी साहब के थ्रू की थी, और वो चीज़ें क्या हुई उसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं खुद भी प्रीवी हूँ, लेकिन उसका ऑनर गुफ्तगू करना, इसलिए जब मैच्योर ही नहीं हुई तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें खान साहब की तरफ से जो है वो इनकार हुआ, हमेशा हुआ, और उन्होंने किसी भी डील करने से इनकार किया, और उनको ऑफर्स आती रही, अली अमीन भी कोशिश करते रहे, और बहुत दफ़ा ये भी हुआ। अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकी इमरान खान साहब की, और उस पर भी जो मुबैना तौर पे यही कहा जा रहा है कि उनसे कोई दरख्वास्त कहा गया कि दरख्वास्त लिखें या जो भी करें, तो उन्होंने इनकार किया। इमरान खान साहब कभी भी डील नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी हेल्थ को, उनकी ज़िंदगी को दांव पर लगा दें। ज़ाहिर है जो उनकी जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है वो तो उनको मिलना चाहिए, उनका हक है कि वो ट्रीटमेंट उनको जहाँ के दिया जाए, जहाँ पे भी उनका बेहतरीन इलाज हो सकता है, और अपनी पसंद के डॉक्टर का। ये तो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये तो हर कैदी को ये अवेलेबल होता है कि जिसका जेल के शिफाखाने से इलाज नहीं हो सकता, उनको भेजा जाता है बाहर। जो इमरान खान साहब ने की हुकूमत में नवाज शरीफ लंदन गए थे, हाल क्लिनिक में उनका इलाज हुआ।
जरदारी साहब भी मुशर्रफ साहब के दौर में यही अरेंजमेंट करके वो भाग गए थे। और डॉक्टर आसम और डॉक्टर अदनान जो है वो दोनों उधर साथ होते थे उनके साथ। तो हमेशा सर ही। बैरिस्टर सलमान इमरान खान सफदर साहब की के ऊपर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में तो ये मेडिकल ग्राउंड्स पे बानी पीटीआई की जमानत पर रिहाई की भी है, तो क्या इसमें भी पीटीआई इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिलीफ? कोई हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में, करेक्ट जी, तो कोई नहीं, रिलीफ ढूंढ वो रहे? लगने हैं तो लग तो जानी चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो इस मसले पे, जो इमरान खान साहब के मसले पे, तो वो लगता है जैसे कोर्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, कोई ब्लैक होल है जिसमें चीजें फेंकी जा रही है, ना वो लगती हैं, ना उनको टेकअप किया जाता है, ना उनकी सुनवाई होती है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनकी सुनवाई होनी चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए। और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो तो वैसे डिमांड करते हैं कि, और इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, इंटरनेशनल शख्सियत हैं। आज भी आप देखें कि इंटरनेशनल जो कैप्टन हैं उन्होंने इसको किस तरह से हाईलाइट किया, अपना कंसर्न शो किया। तो इमरान खान साहब जो है उनका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है, पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान की पहचान है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनके केसेस ना लगाना, ये तो अफसोसनाक बात है। मियां साहब को भी कोर्ट से रिलीफ मिला था मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो आप बानी पीटीआई के केस में भी ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, मियां साहब को तो कैबिनेट ने भी इजाजत दी थी, उसके बाद वो 50 लेकिन रुपए वाला अल्टीमेटली जो तो है जाहिर मशरूत थी कोर्ट के साथ। नहीं, कोर्ट में फिर वो गए थे, हुआ ये था कि वो 7 बिलियन रुपीस की उन्होंने गारंटी मांगी थी कैबिनेट ने, जो उन पे इल्जाम था, तो उसके खिलाफ गए थे। फिर 50 रुपए का स्टाम्प शहबाज शरीफ का आज भी एग्जिस्ट करता है, उस पर कोर्ट ने जो है वो भेजा उनको। और जाहिर है फिर पाकिस्तान में जो लोग भेजते हैं उन्हें नहीं भेजा था, उनके साथ डील करके जो गए थे, फिर बाद में एक्सटेंशन के लिए वोट भी दिया और भी बहुत कुछ किया। बानी पीटीआई के केस में सिचुएशन मुख्तलिफ होगी या वहां भी कुछ ऐसी कोई फॉर्मूला बन सकता है? इमरान खान साहब नहीं मानते, वो बाहर नहीं जाते ना। वो अगर होना तो बहुत पहले चले जाते हैं। आप 3 साल कैद भी काटी है, फैमिली ने भी कैद काटी है, पार्टी के वर्कर्स ने भी भुगता है, लीडर्स ने भी भुगता है, पार्लियामेंटेरियंस ने भी भुगता है, सबकी फैमिलीज ने भुगता है, कारोबार भी तबाह करके। अब वो किस बात की अनकंडीशनल सरेंडर करेंगे तो फिर उनकी सियासत तो दाव पे लग जाएगी। नहीं साहब, तो ये सलमान सफदर साहब ने जो PTI पिटीशन की है बानी पीटीआई को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कर दिए? नहीं, वो तो तभी बुनियादों पे कोर्ट में तो जाना तो हक बनता है। कोर्ट में तो आप जाके जो ये हेल्थ है और एज जो है, ये हमेशा कंसिडरेशन होती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए और बेल के लिए। वो तो एक लाखों पिटीशंस जो हैं अब तक डिसाइड हो चुकी हैं, आती हैं रोजाना, अभी भी हजारों पेंडिंग पड़ी होंगी। तो आज तो आसिफ जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या मरियम बीबी हों, वो फिर पुराने स्टेटमेंट्स बानी पीटीआई के उठा के दिखाते हैं। वो कहते हैं देखिए हमारी सेहत के ऊपर मजाक उड़ाते थे, तो आज ये मकाफात अमल है। जरदारी को क्या हुआ था इमरान खान साहब के दौर में? नहीं, जाहिर है उस वक्त भी जरदारी उनकी बहन तो थी ना, फरियाल तालपुर साहिबा भी, और फिर केसेस तो चल रहे थे। बाद में हो गई थी। और इसमें इमरान खान साहब की इलेक्शन से पहले सजा हो चुकी थी नवाज शरीफ को भी और मरियम बीबी को भी। ये इमरान खान साहब के दौर में नहीं, शायद खान साहब वज़ीर आज़म थे, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। नहीं, अभी वो जो स्टेटमेंट चलवाते हैं वो एसी उतरवाने वाला चलाते हैं। वो कहते हैं जी, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे कि इनको गले में रस्सी डाल के खींचूंगा। जो उन्होंने अमेरिका में, वो तो एक सियासी जलसे से खिताब था ना, जो वो नहीं, वो चले मरियम बीबी ने इस बहाने इमरान खान की वीडियो तो चलवाई ना जी, थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। यानी आप नहीं समझते, वो समझते हैं कि मकाफात अमल है, आप इससे यू थिंक अदरवाइज। मकाफात अमल तो फिर दोबारा भी वक्त का पहिया घूम सकता। आप मैं जरा स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ सर, वैसे आपको स्टेटमेंट सुनवा दो व्यूअर्स को भी। जी चलवाइए सर। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से, हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी, और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मैं जेल का टीवी भी फेंकवाऊंगा निकाल के और
उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं, बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं ओ फलां तुम्हें, ओ आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, ओ चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो। आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो। जी फैसल साहब। नहीं तो इमरान खान साहब के को कौन सा एसी दिया हुआ है, कौन सा फ्रिज दिया हुआ है, जरा ये भी तो बस वाज़ेह कर देना। आपने तो एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें आपने खजूरें भी गिनी है, शहद भी गिना है। जी जी, ये वो रिपोर्ट है जो जमा कराई गई है सर इंतजामिया की तरफ से, जेल में दी जाने वाली सहूलियात। नहीं, वो अपने खर्चे पे देते हैं, वो कोई हुकूमत का एहसान नहीं होता। वो सारे कैदियों को जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो हर कोई दे सकता है। जब ये जो लोग जाते थे तो इनका तो सरकारी खाना लगा हुआ था, सब ऐसे ही रहते थे, और बल्कि ये तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं फौरन। इमरान खान के सेल में ना एसी है, ना उनके पास रेफ्रिजरेटर है, ना ही कोई ऐसी सहूलत इन्होंने दी हुई है जिसको ये उतारें या करें। नहीं, जाहिर है कि आम कैदी की जेल में और कैटेगरी बेटर कैटेगरी के अंदर फर्क तो होता है ना फैज साहब। हर ग्रेजुएट को मिलती है, वो कौन सा बहुत सारों को मिलती है। अभी वो उस जेल की सहूलियात आपने पढ़ी है सर, उसमें 7 सेल जोड़े हुए हैं सर मानी पीटीआई की जेल में। तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हैजर्ड है ना। वो आप कहते हैं जिम का सामान वापस ले लें, जेल के अंदर जो जिम इमरान खान साहब को वहां पे करने दें, वो ज्यादा बेहतर इक्विप्ड है। आपको पता है जेल के अंदर एक जिम होता है और वहां पे सारे करते हैं। वहां पे तो उनकी सिक्योरिटी की वजह से नहीं लेके जाने देते, इसलिए आइसोलेट रखा हुआ है। वहां पे जो आपने जो सेल रखे हुए हैं वो उनका असल सेल 6/8 है, वो शाम को बंद हो जाता है, सुबह खुलता है 10 बजे। फैज साहब देखिए, वो कहते हैं वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है सर, और ये पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। ये आपको लगता है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ कि जो अल्टीमेटली हमारे पॉलिटिकल फिगर्स के साथ होता है जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं जाहिर है मामला कहीं ना कहीं किसी डील या ढील पे आना खत्म होता है, तो यहाँ पे भी होने जा रहा है या यहाँ पे केस मुख्तलिफ होगा सर? वेरी क्विकली देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। नहीं, वक्त का पहिया जब घूमेगा जी, तो अगर जो सूरत इस वक्त इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी और उनके वर्कर्स और उनकी फैमिलीज, उनके साथ जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तो पार्टीशन जो है उसमें इतना जुल्म नहीं हुआ जितना ये लोगों के भुट्टो दौर में जो है वो ज़्यादा दौर में ये नहीं हुआ कि लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करके जो हमारी खवातीन के साथ किया, जो वर्कर्स के फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। किसी भी माशरे में सेहत का शोबा सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये रियासती नज़्म, अखलाकी अक़दार और इंसानी वक़ार का पैमाना भी होता है। लेकिन जब इलाज शिफा की बजाय कारोबार बन जाए और इंसानी जिस्म मुनाफे का जरिया, तो ये सिर्फ एक तिबी मसला नहीं रहता, बल्कि एक गहरा समाजी और अखलाकी बहरान बन जाता है। और ऐसा ही अखलाकी बहरान का इंकशाफ इस्लामाबाद के सेक्टर G16 में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के हवाले से सामने आया है, जो ये जाहिर करता है कि हमारे माशरे में कानून, अखलाकियात और इंसानी हमदर्दी के दरमियान फासले ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। अब इस्लामाबाद के सेक्टर G16 में एक घर से गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के इंकशाफ ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि पूरे तिब्बी निज़ाम पर भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए। ये वाक़या महज एक घर पर छापे की खबर नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि मुल्क में आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त एक मुनज़्ज़म और खामोश कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जो कमज़ोर कानून साजी, नाकिस निगरानी और माशी मजबूरियों के सहारे पनप रहा है। एक ऐसे शहर में जहाँ हुकूमती इदारे, आला अदालतें और बड़े अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ किसी रिहायशी इलाके के तहखाने में सर्जरियों का होना जाहिर करता है कि ये नेटवर्क सिर्फ निचली सतह तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, तिब्बी अमला भी शामिल है जो मरीज़ों और डोनर्स के दरमियान राब्ते करवाते हैं। सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि मुतासरा मरीज़ खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके गुर्दे निकाल कर नए गुर्दे लगाए गए, जिसका मतलब ये है कि ये कार्रवाइयाँ महज इब्तदाई बल्कि मुकम्मल सर्जिकल सेटअप के साथ हो रही थी। अब ये सूरत हाल ना सिर्फ इंसानी जानों के साथ संगीन खिलवाड़ है, बल्कि मेडिकल एथिक्स की भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। मुल्क में पहले ही सेहत का निज़ाम वसाइल की कमी और बद इंतज़ामी का शिकार है। ऐसे में गैर कानूनी ट्रांसप्लांट जैसे जराइम इस एतमाद को मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं जो अवाम, अस्पतालों और डॉक्टर्स पर करते हैं। ये सवाल भी अहम है कि अगर ये सब कुछ एक घर में हो
रहा था तो मकामी इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों को इसकी बरवक्त इत्तला क्यों ना हो सकी, या क्या वो जानते हुए भी खामोश रहे। दूसरी जानिब इस वाक़े का सबसे तल्ख पहलू समाजी हकीकत है जिसमें गुर्बत और लाइल्मी इंसानी जिस्म को भी एक कारोबार बना देती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इम्पॉर्ट करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह आलमी मंडी नहीं बल्कि फी लीटर आयद किए जाने वाले भारी भरकम टैक्सेस हैं, जो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ईंधन की असल कीमत से ज्यादा बोझ सारिफ पर टैक्स की सूरत डाला जा रहा है। जैसा कि दस्तयाब सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये 21 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो मजमूई कीमत का तकरीबन 39% बनता है, जबकि 1 लीटर डीजल पर 94 रुपये 93 पैसे टैक्स आयद है, जो कीमत का 34% है। यानी आम शहरी जब भी गाड़ी का फ्यूल डलवाता है तो वो दर हकीकत ईंधन से ज़्यादा हुकूमत को टैक्स अदा कर रहा होता है। अगर इन टैक्सेस की तफसील देखी जाए तो मालूम होता है कि पेट्रोल पर सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम लेवी का है, जो फी लीटर 84 रुपये 40 पैसे है। इसके अलावा 13 रुपये 31 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी वो शामिल है, जबकि डीजल पर 76 रुपये 21 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 15 रुपये 68 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी वसूल की जा रही है। इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपये 87 पैसे वसूल करती हैं और डीलर्स का मुनाफा फी लीटर 8 रुपये 64 पैसे मुकर्रर है। यानी टैक्स और मुनाफे को मिलाकर सारिफ को असल कीमत से कहीं ज़्यादा अदायगी करना पड़ती है। इन तमाम टैक्सेस में पेट्रोलियम लेवी दरअसल बराह रास्त आवाम से वसूल की जाने वाली रकम है, जिसे हुकूमत अपने माली खसारे को पूरा करने, IMF जैसे आलमी इदारों की शराइत पूरी करने और बजट के रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। कस्टम ड्यूटी दरामदी ईंधन पर लगाई जाती है ताकि ज़र मुबादला का दबाव कम दिखाया जा सके, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी माहौलियात के नाम पर आयद की गई है, लेकिन अमली तौर पर इसका बोझ भी आम सारिफ ही बर्दाश्त कर रहा है। इन टैक्सेस के असरात इंतहाई संगीन है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हर शोबा ज़िंदगी की बुनियाद है। ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो अशियाए खुरोनोश, सब्जियां, फल, दूध, आटा, चीनी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी सब महंगी हो जाती हैं। सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है, बिजली की कीमत में इजाफा होता है और यूँ महंगाई का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान तनख्वाहदार तबके और गरीब आवाम को होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बोझ आम सारिफ पर ही क्यों डाला जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास टैक्स नेट बढ़ाने, अशराफिया को टैक्स के दायरे में लाने और बड़े सरमायादारों, जागीरदारों और ताकतवर तबकात से मौसर टैक्स वसूल करने की सलाहियत या नीयत मौजूद नहीं है। लिहाजा सबसे आसान रास्ता यही समझा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा शोबा है जहाँ से फौरी और यकीनी आमदन हासिल हो जाती है और आवाम के पास इस बोझ से बचने का कोई रास्ता भी नहीं होता। हकीकत यह है कि पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि समाजी नाइंसाफ़ी की एक वाज़ेह मिसाल भी है, जहाँ हुकूमत अपनी माली नाकामियों का बोझ कमज़ोर तबके के कांधों पर डाल देती है। यानी ये कहा जा सकता है कि जब तक टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नहीं की जाती, अशराफिया को जवाबदेह नहीं बनाया जाता और पेट्रोलियम लेवी जैसे बिलवास्ता टैक्सेस में कमी नहीं की जाती, तब तक महंगाई का जिन काबू में नहीं आएगा और आम शहरी की सलसल दबाव, बेचैनी और माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।